अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म की स्टोरी आपके लिए लाई हूँ इसका नाम है 1+1=1। नाजरीन, इस मूवी का नाम जितना अजीब है ना, उससे कहीं ज्यादा अजीब इसकी स्टोरी है। नाजरीन, इसे देखकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और नाजरीन, आपको ये फिल्म दूसरी फिल्मों से अगर हट कर लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और अब नाजरीन, फिल्म के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो गन्स पकड़कर खड़े होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं और गन्स वाले लोग उसके सर को गंजा कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर एक बच्चे के पाँव को दिखाया जाता है जिसकी हील पर 3 डॉट्स बने होते हैं। और नाजरीन, यहाँ पे अब सीन चेंज होता है। अब यहाँ एक एडवोकेट को दिखाया जाता है जिसका नाम लेबल होता है, जो लोगों के मरने से पहले उनकी वसीयत लिखता है और बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। अब एक फाइल निकालकर वो 2 बच्चों से उसके बारे में पूछने लगता है और ये फिल्म का हीरो सिमोन और फिल्म की हीरोइन जेनी है। ये दोनों बहन भाई हैं और हाल ही में इनकी माँ का इंतकाल हो जाता है और मरने से पहले इनकी माँ इनके लिए एक वसीयत लिखती है और उस वसीयत के बारे में लेवल उनसे बात कर रहा होता है। इनकी माँ का नाम नोवल होता है और वो इस वकील के पास सेक्रेटरी हुआ करती थी। अब लेवल उन दोनों बच्चों सिमोन और जेनी से कहता है कि देखो बच्चों, मैंने नेवल से कहा था कि वो ऐसी विल ना बनाए, मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूंगा। लेकिन नोवल ने कहा था कि ये सब कुछ वो लीगली तरीके से करना चाहती है और इसका फाइनल फैसला भी आप लोगों को ही लेना होगा। अब वो विल पढ़ने लगता है। पहले पॉइंट में उसने लिखा होता है कि उसकी आखिरी रसूमात किस तरह अदा करनी है। उसने लिखा होता है कि उसे ताबूत में ना डाला जाए बल्कि मिट्टी में वैसे ही दफनाया जाए। इसी तरह 2 और बातें दफनाने के मुतालिक लिखी होती हैं। अब लेवल उन दोनों बच्चों को एक एक एनवलप देता है और कहता है कि इन दोनों लेटर्स को उन्हें संभाल कर रखना होगा। जेनी को दिए हुए लेटर में लिखा होता है कि उसे अपने पापा को ढूंढना होगा और सिमोन के लेटर में लिखा होता है कि उसे अपने भाई को ढूंढना होगा। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि नोवल ने जेनी और सिमोन से कहा था कि उनके बाबा मर चुके हैं और अगर उनके बाबा मर चुके हैं तो उनका भाई कैसे पैदा हो सकता है, और भाई के बारे में तो कभी नोवल ने बताया ही नहीं था। फिर सिमोन और जेनी कहते हैं कि माँ ने ये सब कुछ कैसे लिखा है जबकि हमारा तो कोई भाई ही नहीं है। अब जेनी यहाँ पर बाहर आती है तो सिमोन चिल्ला कर उसे कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुमने इन सब बातों को सीरियसली लिया है? तब वो कहती है कि हाँ, मैंने इन सब बातों को सीरियसली लिया है और मैं इस टास्क को शुरू करने वाली हूँ। तो वो कहता है कि तुम पागलों की तरह बातें मत करो, मैं माँ की आखिरी रसूमात अच्छी तरह से अदा करूंगा। मगर वो जवाब नहीं देती। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेनी एक कॉलेज में बैठी होती है। वो मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी स्टूडेंट होती है और एक प्रोफेसर की असिस्टेंट भी होती है। जेनी वहाँ बहुत उदास होती है तो प्रोफेसर आकर उसे क्लास लेने के लिए कहता है। अब जेनी का पढ़ाने को बिल्कुल दिल नहीं करता मगर वो पढ़ाने लगती है और वो जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली थी उसका नाम है कोलॉस कंडक्टर। ये जायंट्स की एक टर्म है, यानी 1+1=1 और इस टर्म का ये फॉर्मूला है। इसमें एक मेथड होता है जिसमें 1+1 करने पर भी जवाब 1 ही होता है। और गाइस, अब आप फॉर्मूले के बारे में याद रखिएगा क्योंकि यही इस फिल्म का टाइटल है। अब प्रोफेसर जेनी को बुलाकर कहता है कि वो उदास क्यों है। अगर वो इसी तरह उदास रहेगी तो वो सरवाइव कैसे कर पाएगी। तब वो उसे अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं अपने बाबा को ढूंढने वाली हूँ। अब जेनी के बाबा के बारे में ज्यादा उसे पता नहीं होता, लेकिन उसे ये पता होता है कि दैरिश नाम के शहर में उसके पापा की मौत हुई थी। तो प्रोफेसर पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ रहती थी। तो वो कहती है वो भी दैरिश में ही रहती थी। तो प्रोफेसर उससे कहता है कि बिना कोई इन्फॉर्मेशन में किसी को ढूंढने से अच्छा है कि तुम उन कामों को पूरा करो जिसके बारे में तुम कुछ जानती हो और इससे तुमको कामयाबी भी हासिल हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम पहले अपनी माँ के बारे में कुछ और जानो, फिर इनको ढूंढो। असल में नोवल यूनिवर्सिटी ऑफ दैरिश में फ्रेंच सीखती थी और वहाँ पर जाने से कोई क्लू मिल सकता था। ये सोचकर जेनी वहाँ जाने के लिए रेडी होती है तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेनी और नोवल स्विमिंग पूल में नहा रही होती हैं। तो जेनी नोवल को एक चेयर पर गुमसुम बैठे देखती है
और जब वो उसके पास जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि वो कुछ देखकर बहुत डर गई है। तो जेनी उसे कहती है, माँ माँ कुछ तो बोलो। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नोवेल को एक अस्पताल में लिटाया होता है और वहाँ जेनी के साथ सिमोन भी आया होता है। डॉक्टर सिमोन से सवाल करते हैं कि क्या इनको कोई दिमागी बीमारी है, क्योंकि ये कुछ देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई है और हमने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। तो बच्चे ये सुनकर उनसे कहते हैं कि उनको कोई दिमागी बीमारी नहीं है। अब यहाँ फ्लैशबैक में नोवेल की कहानी दिखाते हैं। कई साल पहले नोवेल अपने शहर में वहाब नाम के लड़के के साथ प्यार करती थी और उसने उससे शादी कर ली थी और अब वो दोनों शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ नोवेल का भाई आ जाता है और वो वहाब से कहता है कि तुम एक मुस्लिम होकर मेरी बहन को कैसे लेकर जा सकते हो। ये कहकर वो वहाब को गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर वो नोवेल को मारने ही वाला होता है कि उसकी माँ आ जाती है और असल में नोवेल एक ईसाई फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब उसकी माँ उसे ये कहकर डांट रही होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और तभी नोवेल अपनी माँ को एक सच बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और जोर जोर से उसे मारने लगती और कह रही होती है कि तुम एक मुस्लिम रिफ्यूजी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब कुछ ही दिनों में घर का माहौल ठीक हो जाता है और नेवल की डिलीवरी भी हो जाती है और एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। अब बच्चा पैदा होते ही नोवेल की माँ बच्चे के पाँव के पीछे 3 डॉट्स बना देती है और उससे कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और उस गलती की वजह से वो बच्चा पैदा हुआ है। इस बात को अगर शहर के लोग जान जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इस बच्चे को दारुल अमान भेज देती हूँ और तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके यहाँ से जाकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। तब अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को ढूंढकर पाल सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें तुम्हारा बच्चा नहीं मिल सकता। अब नोवेल के पास तो कोई और चारा नहीं होता, तो नोवेल उस बच्चे को हाथों में लेती है और उससे बातें करती है। उसे कहती है, देखो बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक दिन तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी और मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार जरूर तुम्हें दूंगी और तुमको धोखा नहीं दूंगी। अब उसकी माँ उसके बच्चे को उसके हाथों से ले जाती है। अब आपको ये पता चलता है नाजरीन कि जो हमने पहले शॉट में बच्चा देखा था वो कोई और नहीं, नोवेल का बच्चा था। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि जेनी इस यूनिवर्सिटी पहुंच गई है जहाँ से उसकी माँ ने तालीम हासिल की। अब जेनी अपनी माँ की तस्वीर अपने बैग से निकालकर स्टाफ को दिखाती है और कहती है, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ से 34 साल पहले तालीम हासिल की थी। ये सुनकर वो लड़की जिससे जेनी पूछ रही होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ चंद महीने हुए हैं और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब जेनी उसे कहती है कि देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ कोई ऐसा स्टाफ मेंबर है जो मेरी मदद कर सकता है। तो वो उसे उस प्रोफेसर के पास भेज देते हैं जो बहुत सालों से यहाँ यूनिवर्सिटी में काम कर रहा होता है। वो नोवेल की तस्वीर देखकर कहता है कि हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत टैलेंटेड लड़की थी और ये हमारी यूनिवर्सिटी की न्यूज रिपोर्टर भी थी, मैं बस इतना ही जानता हूँ। और प्रोफेसर तस्वीर को गौर से देखता है तो उसके बैकग्राउंड में कुछ अरबी में लफ्ज लिखे होते हैं। वो उन अरबी में लफ्ज लिखे हुए देखकर जेनी को एक बात बताता है कि ये तस्वीर एक बड़ी जेल में खिंची हुई है जो इसी शहर में है और इसके पीछे लफ्जों से ये पता चलता है। अब यहाँ जेनी को एक और क्लू मिल जाता है और साथ साथ जेनी हैरान होती है कि मेरी माँ ने ऐसा कौन सा जुर्म किया होगा जिसकी वजह से वो जेल गई होगी। अब फ्लैशबैक में शॉट्स जाते हैं और नोवेल के कॉलेज का टाइम दिखाते हैं। इस टाइम शहर में दंगे और फसाद जोरों से हो रहे होते हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होते हैं और उस शहर में ईसाइयों की हुकूमत थी, इसी वजह से ईसाइयों को सपोर्ट करते थे और मुसलमानों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। इसके अलावा वहाँ पे जो भी पनाह लेने वाले उस शहर में आते थे उन सबको मारकर भगा देते थे और इस पर मुसलमान उन पनाह गुज़ीनों को सपोर्ट करते थे, यानी कि रिफ्यूजी को, और इसी बात की वजह से लड़ाई चल रही थी। तो इस पर नोवेल कहती है कि पहले इंसान को इंसान की तरह देखना चाहिए, मैं भी एक ईसाई हूँ और यहाँ पर दूसरे शहर से आकर रह रही हूँ और रिफ्यूजी के दर्द को। तभी वो अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बता रही थी और कह रही थी कि यहाँ की हुकूमत ठीक नहीं है। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वो देखती है कि शहर में दंगे बढ़ने लगे हैं और ईसाई और मुसलमान दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब वहाँ से नोवेल बचते बचाते किसी तरह भाग जाती है। फिर वो अपने अंकल के घर चली जाती है और उसके अंकल उसे बताते हैं कि नॉर्थ साइड से यहाँ काफी मुस्लिम्स इस शहर में आ रहे हैं अटैक करने के लिए, इसलिए अब हमारा यहाँ रहना सेफ नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। तब नोवेल अपनी पढ़ाई और लाइब्रेरी के बारे में बात करने लगती है
तो इस पर उसके अंकल कहते हैं कि अब यहाँ सब कुछ बंद करना है और यहाँ अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें यहाँ से जाना है। और अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि नवल के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मुझे ये शहर छोड़कर जाना तो है ही, क्यों ना मैं अपने बेटे को भी ढूंढकर अपने साथ ले जाऊं। ये सोचकर वो रात को किसी को बिना बताए ही निकल जाती है। अब वो नॉर्थ साइड पर जा रही होती है तो वहाँ मुस्लिमों का अटैक बढ़ता जा रहा होता है। फिर वो उस जगह जाती है जहाँ उसने अपने बेटे को जन्म दिया था। अब ये एक ईसाई है और अपने आप को मुस्लिम दिखाती है और किसी तरह इस शहर में चली जाती है। और इस शहर में जाकर सबसे पहले वो उस जगह जाती है जहाँ वहाब को मार दिया था। और यहाँ पर नोवल और वहाब का काफी टाइम साथ स्पेंड हुआ था। फिर वो इस दारुल अमान को ढूंढती है जहाँ उसका बेटा था, मगर वहाँ अब छोटी छोटी बच्चियां ही होती हैं। और फिर वो किसी औरत से पूछती है कि क्या ये लड़कियों का दारुल अमान है, तो वो कहती है कि हाँ ये लड़कियों का दारुल अमान है, लेकिन पहले यहाँ लड़के रहते थे मगर अब उनको एक और जगह भेज दिया गया है। और वो दारुल अमान यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वहाँ कल दहशतगर्दों ने अटैक किया था। ये सोचकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो तो नहीं गया। और वो डरते डरते उस जगह पर पहुंचती है और वो देखती है कि वो दारुल अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो किसी से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। वो बताते हैं कि कल यहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया था और यहाँ पर जो भी बच्चे थे वो उन्हें अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने उस बच्चे से वादा किया था कि वो उसे नहीं छोड़ेगी। और इसी शॉट को हमने पहले सीन में देखा होता है जहाँ पर बच्चों को गंजा कर रहे होते हैं। अब वो वहां से उठकर रोड पर चलने लगे और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही होती है जो कि मुसलमानों की होती है, उसमें मुस्लिम सफर कर रहे होते हैं। उनको देखकर वो अपने गले से क्रॉस वाला लॉकेट निकाल कर सर पर दुपट्टा ले लेती है और उनसे कहती है मैं मुसलमान हूँ, मुझे लिफ्ट की जरूरत है। तो वो उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। अब इस गाड़ी में काफी मुसलमान होते हैं। एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेल रही होती है। वो उस बच्ची और माँ को देखकर उदास होकर सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो गाड़ी एक रेगिस्तान में रुकी होती है और काफी ईसाई खड़े होकर उस पर गोलियां चला रहे होते हैं और वो गाड़ी के सभी लोगों को मार रहे होते हैं। और जब नोवल और उस माँ और बच्ची की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं बच्ची को बचा लूंगी। वो बच्ची को गोद में पकड़कर अपना क्रॉस वाला लॉकेट ईसाइयों को दिखाती है और कहती है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, मैंने यहाँ लिफ्ट ली थी और ये मेरी बेटी है। वो बच्ची को लेकर जाने लगती है कि पीछे से क्रिश्चियन गाड़ी को आग लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी माँ तड़पती है तो बच्ची माँ माँ कह के चिल्ला उठती है। तभी उन क्रिश्चियंस को पता चलता है कि ये मुसलमानों की बेटी है, इस वजह से वो उसको भी मार देते हैं। और यहाँ पर नोवल रोने लगती है और उसे बहुत दुख होता है। वो सोचती है क्या लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं रही। ये सोचकर वो उन ईसाइयों को देखती है, तब उनको उसकी शर्ट पे एक ईसाई लीडर की तस्वीर नजर आती है तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब अगले सीन में जेनी को दिखाते हैं जो नोवल के शहर में अपने बाबा को ढूंढती है और वो एड्रेस पता करके उसके घर तक पहुंच जाती है। और उस घर में कुछ बुजुर्ग क्रिश्चियन औरतें रहती हैं। वो सोचती है कि शायद इनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो उनसे बातें करने लगती है। पहले तो वो बुजुर्ग औरतें उसे बड़ी अच्छी तरह से बातें करती हैं, लेकिन जब वो नोवल की तस्वीर देखती हैं तो वो कहती हैं ये औरत हमारे मजहब पर एक धब्बा है और तुम यहाँ से चली जाओ। ये कहकर वो जेनी को डांट देती हैं। अब जेनी की समझ में नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा क्या किया होगा जो ऐसा हो रहा। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं नोवल को जिसे उस हादसे के बाद ईसाई लीडर पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो एक मुस्लिम लीडर से मिलने जाती है और वहाँ जो आदमी उससे बात करता है वो कहता है कि हमारे लीडर का नाम शमसुद्दीन है और वो तुम्हें हमारी टीम में शामिल क्यों करेंगे। तभी वो अपनी कहानी सुनाती है, जैसे उसके शौहर का मरना, उसके बच्चे का उससे जुदा होना। वो सारी कहानी सुनाने के बाद कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हुआ करती थी और मैं सोचती थी कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए कागज और पेन के अलावा किसी और की जरूरत नहीं होती, मगर मुझे अब समझ आया है कि इससे कोई काम नहीं चलेगा और एक अच्छी हुकूमत ही अमन ला सकती है। और इस तरह की बातें सुनकर शमसुद्दीन उसे अपनी टीम में रख लेता है और अब वो उसको तरबियत देते हैं और अब वो सब कुछ सीख चुकी होती है। और अब जैसे कि उसने फ्रेंच सीखी हुई थी तो वो उस ईसाई लीडर के बच्चों को
फ्रेंच सिखाने की टीचर बन जाती है। उसके बाद उसे पैगाम मिलता है कि उसे उस ईसाई लीडर को मारना है और उसके साथ उसे गन भी मिलती है और वो उस ईसाई लीडर को मार देती है। और अब आपको पता चल गया होगा कि ईसाई औरतों ने उसे अपने मजहब पे दब्बा क्यों कहा था। और अब जब वो लीडर को मारती है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और वो उसे मारने की बजाय एक खतरनाक जेल में बंद कर देते हैं जिसे बड़ी जेल कहा जाता है। वहाँ उसके बाल काटकर उस पर बहुत जुल्म किए जाते हैं। अब दूसरा शॉट दिखाते हैं। जेनी उस जेल में जाती है और वो उस इंसान से बात करती है जिसे उस जेल के बारे में बहुत कुछ पता होता है। यहाँ पर एक आदमी था जो काफी अरसे से जेल के क्लिनिक में काम करता था। वो कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, मगर जब वो नोवेल की तस्वीर देखता है तो कहता है कि ये एक बिल्कुल हटकर औरत थी। ये एक ईसाई लीडर को मारने के जुर्म में अंदर आई थी। ये एक बहादुर औरत थी, इसलिए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था और इसे कमजोर बनाने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और हाँ, इसका नंबर 72 था। हम सब इसे 72 के नाम से बुलाते थे और इसे सिंगिंग वुमेन भी कहा जाता था। इस बहादुर औरत को अब्बू तारिक के एक साइको आदमी ने टॉर्चर करके इसका रेप भी किया था और फिर वो इससे प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। और हाँ, मैं उस नर्स को जानता हूँ जिसने इसकी डिलीवरी में मदद की थी। वो इसी शहर में रहती है, मैं तुम्हें उसका पता दे देता हूँ। फिर जेनी पता लेकर बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है और सिमोन को फोन करके कहती है कि हमारी माँ जेल गई थी और वहाँ उसका रेप भी हुआ था और जिसने रेप किया था उसका नाम अबू तारिक था और उससे माँ प्रेग्नेंट भी हुई थी। शायद उससे जो बच्चा पैदा हुआ था उसी को माँ ने हमारा भाई कहा है। और मुझे लगता है मैंने इस विल में लिखे हुए इंसान को ढूंढ लिया है। तुम प्लीज जल्दी यहाँ पहुँच जाओ। वो उसे रोते हुए ये सब बातें बता रही होती है। अब सीन बदल जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अब जेल में नोवेल को दिखाते हैं जो पागलों की तरह इधर उधर चल रही होती है। इस जेल में कैदी औरतों पर बहुत टॉर्चर करते हैं, मगर वो नोवेल से कुछ नहीं करवा पाते क्योंकि वो बहुत बहादुर होती है। अब उस जेल में अबू तारिक नाम का एक साइको आता है और उसे यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए रखा होता है और वो नोवेल का रेप करता है और रेप करने के बाद उसे कहता है कि तुम कोई सिंगिंग बर्ड नहीं बल्कि तुम एक वॉर हो, और ये कहकर वो चला जाता है। इस तरह नोवेल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो परेशान होकर अपने बच्चे को गिराने का सोचती है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती और अब वो जेल में बच्चे को जन्म देती है। अब सिमोन को दिखाते हैं। अब लेवल उसी शहर के एक वकील से बात करके नोवेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है। वो एडवोकेट भी यही बातें बताता है, जैसे कि नोवेल का बॉयफ्रेंड होना, फिर उससे शादी करना, फिर उसकी मौत होना और फिर उसका बच्चा होना और फिर उसे दारुल अमान में भेजना, नोवेल का पढ़ाई खत्म होते टाइम उस बच्चे को का मुसलमानों के साथ जाना और नोवेल का लीडर को कत्ल करना और नोवेल का जेल जाना। इस तरह की बातें। अब सिमोन ये सब कुछ सुन रहा होता है। तब वो सोचता है कि जेनी ने तो कहा था कि माँ जेल में प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन ये एडवोकेट कह रहा है कि माँ उससे पहले भी एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब ये सोचकर सिमोन बहुत परेशान हो जाता है। तो इस बार लेबल कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, मुझे कंफ्यूज ना करो। पहले हम जेनी से मिलते हैं और फिर उस नर्स से जिस नर्स का नाम उसने बताया है, और फिर हमें सारी बातों का पता चलेगा। अब वो नर्स से मिलने जाते हैं जिसका पता जेल वाले आदमी ने दिया था, मगर वो नर्स अब बहुत बीमार होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होती है। फिर वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और जब वो नोवेल का नाम सुनती है और वो बड़ी हैरानी से पूछती है कि क्या तुम दोनों नोवेल के बच्चे हो। उसने बड़ी मुश्किल से ट्विंस बच्चों को जन्म दिया था और वहाँ के डॉक्टर्स ने उन बच्चों को मार देने को कहा था, यानी तुम दोनों को मारने को कहा था, लेकिन तुम दोनों को बड़े होते देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब ये सोचकर जेनी और सिमोन बहुत हैरान होते हैं। नर्स कहती है कि तुम दोनों उसी बदतमीज इंसान के बच्चे हो और पैदा होते ही जेल में तुम्हें पानी में डुबोकर मार देने के लिए कहा गया था, मगर मैंने कहा कि बच्चों को मैं संभाल लूंगी और नोवेल के जेल से आजाद होते ही उसे दे दूंगी और मैंने ही तुम दोनों को पाला था। अब उनका दिल ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो दोनों जेल में पैदा हुए थे और नोवेल का पहला बच्चा ही उनका बड़ा भाई है। अब वो अपने बाप के बारे में जान गए थे कि उनके बाप का नाम अबू तारिक है और एडवोकेट कहता है कि अगर हम लीडर शमसुद्दीन से बात करें तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इस पर सिमोन कहता है कि हम शमसुद्दीन तक कैसे पहुंचेंगे क्योंकि वो तो बहुत बड़ा टेररिस्ट है। तो इस पर एडवोकेट कहता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, हम शमसुद्दीन
सिंह के शहर जाकर सिंगिंग वुमन 72 के बारे में पूछेंगे। वहाँ तुम्हारी माँ बहुत फेमस है क्योंकि उसने एक ईसाई होकर मुसलमानों के कहने पर ईसाई लीडर का कत्ल किया था। और वहाँ जाकर जब तुम बताओगे कि तुम उनके बेटे हो तो वो तुम्हें उस जगह पहुँचा देंगे। और सिमोन ऐसा ही करता है और प्लान के तहत वो उसको शमसुद्दीन तक पहुँचा देते हैं। और नॉवल का नाम सुनते ही शमसुद्दीन को सब याद आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो। हाँ, हमने एक दारुल अमान पे अटैक किया था और वहाँ से हमें काफी बच्चे मिले थे और उनमें से तुम्हारा भाई भी था, यानी उनमें नवल का बेटा भी था। उसे देखते ही हमें पता चला था कि वो बहुत तेज बच्चा और उसे हमने ट्रेनिंग दी थी और वो बहुत अच्छा स्नैपर बना था और उसने हमारे लिए बहुत काम किया था। लेकिन कुछ अरसे बाद उसको उसकी माँ की याद आ गई। बाद में हमें पता चला कि नवल ही उसकी माँ है। फिर उसने काफी लोगों के जाकर कत्ल किए, उनको मारा ताकि उसके पोस्टर लगने पर उसकी माँ उसे देखकर आ जाए। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ उसे चेहरे से नहीं पहचानती और कत्ल करने की वजह से वो फंस गया था और यहाँ जेल में उसे भेज दिया गया था। और जब शमसुद्दीन जेल का नाम बताता है तो सिमोन कहता है कि वहाँ तो मेरे बाबा रहा करते थे जिनका नाम अबू तारिक था। अब पता चलता है कि बेटा भी उसी जेल में था जहाँ माँ थी। अब सिमोन को दिखा रहे थे जो बहुत ही उदास होकर बाहर आ रहा था और जेनी उसके पास आकर उससे परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम बताते क्यों नहीं हो कि हुआ क्या है। उसके बहुत सवाल करने पर सिमोन उसे कहता है कि 1+1 = 1। अब ये सुनकर जेनी सकते में आ जाती है और अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं असल में नॉवल ने स्विमिंग पूल में क्या देखा था। नॉवल जेल से बाहर आने के बाद अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो तब भी अपने बिछड़े हुए बच्चे को याद करती है और स्विमिंग पूल पर तहते टाइम एक आदमी के पैर को देखती है जिसमें 3 डॉट्स होते हैं। वो बहुत खुश होती है कि उसे उसका बच्चा मिल गया और जब वो उसके पास जाकर उसे गले लगाने लगती है तो वो उसके चेहरे को देखती है कि वो वही अब्बू तारिक होता है। और अब नॉवल को दिखाया जाता है कि वो कैसे घबरा कर बैठी हुई है और उसे समझ भी में कुछ नहीं आ रहा होता। असल में नॉवल के बेटे को जुराइम की वजह से जेल में भेज दिया था और वहां पर उसका नाम अब्बू तारिक रख दिया था और नॉवल को लीडर को मारने की वजह से जेल भेज दिया गया था। अब यहाँ पता चलता है कि उसका बेटा ही अब्बू तारिक है। नाजरीन, अब आप सोचें कि नॉवल को ये देखकर कितना दुख हुआ होगा और ये सुनकर जेनी और सिमोन रोने लगते हैं, ये सोचकर के उसका बाप और भाई दोनों एक ही इंसान थे। कितनी अजीब ट्विस्ट है ना। अब नॉवल का दिया हुआ टास्क खत्म हो गया है जो उसके एनवलप से देकर कहा था कि एक को अपने पापा को और दूसरे को अपने भाई को ढूंढना है और ढूंढकर इसे एनवलप देना है। अब वो अब्बू तारिक को ढूंढते हैं। अब्बू तारिक एक अच्छा इंसान बनकर अकेला जी रहा होता है। अब जेनी और सिमोन उससे मिलकर वो दोनों लेटर उसे दे देते हैं, यानी एक पापा और दूसरा बेटे के नाम। अब अबू तारिक सोचता है कि ये लोग कौन है और ये लेटर किसके हैं। ये सोचकर अबू तारिक एक लेटर खोलता है। अब लेटर में लिखा होता है कि मैं हूँ नंबर 72, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और जो 2 लोग आकर लेटर्स देकर गए हैं वो तुम्हारे बच्चे हैं, यानी हमारे बच्चे। क्यों हैरान हो गए? तुम सोच रहे होगे वो इतने खूबसूरत कैसे हैं और इतने अच्छे। तो वो मुझे तो पहले से ही जानते हैं और अब तुम्हें भी जान गए हैं। वो ये भी जानते हैं तुम कितने बदतमीज इंसान हो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम आज जिंदा हो तो किसी दिन तुम मरोगे, ये तो तय है। और अब तुम अपनी सच्चाई के साथ ही जियोगे और सबको तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब इस लेटर को पढ़कर वो तेजी से बाहर आता है, मगर तब तक जेनी और सिमोन दोनों जा चुके होते हैं और अब वो दूसरा लेटर पढ़ता है जो कि बेटे के नाम होता है। इसमें लिखा होता है कि मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें बड़े प्यार से ही खत लिख रही हूँ। तुम्हें पैदा करते ही मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम चाहे जहाँ भी होगे मैं एक दिन जरूर तुम्हें अपने पास लाऊंगी और तुमसे बहुत प्यार करूंगी। और जब मैंने तुमसे ये वादा किया था तब मैंने तुम्हारे पाँव पर 3 डॉट्स बना दिए थे और बहुत सालों बाद जब मैंने उस टैटूज को देखा तो मैंने तुम्हें प्यार से गले लगाने के लिए तुम्हारे पास आई थी। तुम मुझे नहीं जानते थे मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती थी और तब तुम्हें देखकर मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से टूट गया। ऐसा अजीब टाइम कभी किसी पर ना आए। मगर तुम फिक्र ना करना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और इस प्यार की कोई हद नहीं। तुम्हारी नॉवल नंबर 72 सिंगिंग वुमेन।
अब उस खत को पढ़कर अब्बू तारिक को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब सिमोन और जेनी ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। तो लेबल उनको तीसरा खत देता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए नोवेल का लिखा हुआ खत। अब लोग सब जान चुके हो कि तुम कैसे पैदा हुए, और अब अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी कहानी जेल से तुम्हारे बाप यानी उस रेपिस्ट से शुरू हुई है, तो मैं इस बात को नहीं मानती। और अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारी कहानी तुम्हारे भाई ने शुरू की है, तो मैं इस बात को भी नहीं मानूंगी, क्योंकि वो तो प्यार से जन्म लेने वाला एक बच्चा था। असल में ये कहानी शुरू हुई थी लोगों के गुस्से की वजह से। जब मैं और मेरा हस्बैंड इस शहर से भाग रहे थे, तब मेरे भाई ने गुस्से से वहाब को मार डाला, और इन हालात की वजह से एक अब्बू तारिक नाम का बच्चा एक अच्छे माँ और बाप और प्यार के बगैर ही बड़ा होने लगा। इसलिए वो बुरा इंसान बन गया, और इसी वजह से उसने जेल में ऐसी हरकत की थी। और मैंने ईसाई होने के बावजूद मुसलमानों पर जुल्म होता देखकर बहुत गुस्से में आ गई थी, और मैंने एक ईसाई लीडर को मार दिया था, और फिर मैं जेल में आ गई थी, और वहां जेल जाने से ही मेरे साथ गलत हुआ था। ये सब कुछ गुस्से की वजह से हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सारी बातें तुम तक पहुंचा चुकी हूँ। तुम दोनों के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। आगे अब अगले सीन में कवर पर पत्थर पर नोवेल का नाम लिखा हुआ दिखाते हैं, और अबू तारिक उसकी कवर पर खड़ा होकर रो रहा होता है। ये एक फ्रेंच मूवी है, और इसमें बताया गया है कि गुस्से की वजह से क्या क्या हो जाता है। नाजरीन, अगर आपको ये मेरी मूवी अच्छी लगी है, तो काइंडली सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया।